देवी और सज्जनों नमस्कार, मैं अमित वर्मा और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस शो पॉडकास्ट विद अमित वर्मा में। और आज आपकी मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से कराने जा रहा हूं जो मेडिकल फील्ड से हैं और जिनका मानव लाइफ में बहुत ही बड़ा उपयोग है। यूं कह सकते हैं कि इंसान की लाइफ बचाने में एक महत्वपूर्ण रोल है। जिनका नाम है डॉक्टर विक्रांत सिंह जी। तो विक्रांत सिंह जी आपका मेरे इस शो में स्वागत है। धन्यवाद अमित जी, आपको पहले बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट के लिए आमंत्रित किया है। मैं तो आमंत्रित करता ही रहूँगा। मैं तो चाहता हूँ कि ये मंच हर व्यक्ति की आवाज़ बने। कैसा लग रहा है आज आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और आपने एक बार पहले भी बुलाया लेकिन किसी कारणवश नहीं आ पाया, लेकिन मैंने आज सोचा कि आज अमित भाई के शो पे जाना। कोई बात नहीं। जिस प्रकार कहते हैं दाने-दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, गली-गली पे लिखा है साथ चलने वाले का नाम, उसी प्रकार हर दिन पे लिखा हुआ है मिलने वाले का नाम। चलिए, तो डॉक्टर साहब थोड़ा अपनी लाइफ़ पे प्रकाश डालिए। मेरे दर्शकों को बताइए कि क्या एम था आपकी लाइफ़ का? कहाँ से आपके दिमाग में आया कि मेडिकल फील्ड में जाएँ? मैं मेरा नाम डॉक्टर विक्रांत वर्मा है और मैं एक रेडियोलॉजिस्ट हूँ। एमबीबीएस करने के बाद मैंने डीएमआरडी किया है झांसी से, और एमबीबीएस मेरा केजीएमसी से है। तो बेसिकली मैं कुर्सी रोड पे कतूरी कला गाँव पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ। लेकिन मेरे पिताजी फिर चूँकि प्रैक्टिस करते थे तो फ़तेहपुर में करते थे, तो वहाँ पे उन्होंने अपना क्लिनिक डाल रखा था, तो हम लोग पहले वहीं पे फ़तेहपुर में अपनी प्रारंभिक शिक्षा जी। शुरू की, वहीं हुई है। इसके बाद फिर 8th तक मैं करीब सरस्वती शिशु मंदिर वहाँ पे एक है, तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। इसके बाद फिर नेशनल इंटर कॉलेज में गया, वहाँ पे हाई स्कूल तक पढ़ाई की। इसके बाद हाई स्कूल से निकलने के बाद मैं बाराबंकी में राम सेवक यादव स्मारक इंटर कॉलेज है, वहाँ पे मैंने 12th तक अपनी पढ़ाई की। इसके बाद फिर इसमें मेडिकल में जाने का सोचा कि चलो पापा डॉक्टर हैं, तो फिर मतलब पहले से इरादा ऐसा नहीं था? कोई ख़ास नहीं था, लेकिन अब चूँकि मतलब बायो में और साइंस में और मैथ में नंबर ठीक-ठाक आए थे, तो हमने सोचा चलो इसी में ट्राई करते हैं। तो फिर मेडिकल में आए, फिर यहाँ सारी कोचिंगें ज़्यादातर हज़रतगंज में, हज़रतगंज में, जी। वहीं पे रज़ा सर थे, केमिस्ट्री के टीचर थे, बहुत अच्छे टीचर थे उस वक़्त। जी, तो उनका नोट्स बहुत बढ़िया होता था उस टाइम। जी, जी। क्या नाम बताया टीचर का? डॉक्टर रज़ा सर। डॉक्टर रज़ा सर, जी, जी। और अजय बहादुर सर थे, वो जूलॉजी के थे जी, टीचर, मैंने उनसे कोचिंग किया है। और फिर बॉटनी के एक मुसन्ना सर थे, जी। तो उनसे बॉटनी लिया। घनश्याम सर थे फिजिक्स, तो यहीं से मैंने तैयारी शुरू की थी वेरी तो करीब 3-4 साल मैंने तैयारी किया। इसके बाद जो है, जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो केजीएमसी मुझे मिल गया था। मिल गया। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि केजीएमसी मिलेगा, मतलब ठीक है, मेहनत किया था तो लग रहा था कि हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन केजीएमसी नहीं सोचा था मैंने। तो केजीएमसी में वो भी अच्छी रैंक से मेरा हुआ। वैसे भी केजीएमसी में जिनकी अच्छी रैंक रहती है वही जी। जाते हैं, तो यही रहा फिर। तो उसके बाद एमबीबीएस करने के बाद फिर आपने रेडियोलॉजिस्ट ब्रांच चुनी। हाँ, एमबीबीएस के बाद नीट होता है एक एग्ज़ाम, नीट। उसमें सारे एमबीबीएस जो मतलब क्वालिफाइड एमबीबीएस होते हैं जी, वही बैठते हैं। तो वो थोड़ा-सा और एक स्टेप टफ हो जाता है एग्ज़ाम, जी, जी। क्योंकि उसमें सारे एमबीबीएस के ही छात्र होते हैं। तो उसमें भी मैंने दिया तो मेरी 43 रैंक आई थी उस दिन। तो इसके बाद फिर उस टाइम क्या हुआ था कि पीएमएस वर्सेस नॉन पीएमएस का कोटा लग गया था। कहने का मतलब जो लोग रूरल में जॉब कर रहे हैं उनको 30% का मतलब नंबर इंक्रीमेंट मिल जी, जी। गया था। तो उससे क्या हुआ कि मेरी रैंक जो दोबारा रिवाइज़ मेरिट बनी उसमें 131 के आस-पास आई। तो पहले मैंने ऑर्थोपेडिक्स उठाई थी, अच्छा ऑर्थोपेडिक। एमएस ऑर्थो उठाई थी। तो इसके बाद फिर जब रिवाइज़ आई तो 131 रैंक आई, जी, तो फिर मैंने डीएमआरडी चूज़ किया। हालाँकि मुझे जनरल सर्जरी के जीएमसी की तब भी मिल रही थी, जी। पीडियाट्रिक्स मिल रही थी, लेकिन मुझे एमएस ऑर्थो के बाद जो सबसे अच्छी ब्रांच लगती थी यही लगती। रेडियोलॉजी। हाँ, चलिए तो बड़ी अच्छी बात। फिर वही मतलब कुल मिला के मुझे बनना रेडियोलॉजिस्ट था,
तो सारा ये खेल हुआ था कि 30% रिजर्वेशन का। जी। तो उसकी वजह से मैं फिर टीएमआरडी उठा लिया वही है, और आज मैं खुश भी हूँ कि हाँ, उस वक़्त जो हुआ था अच्छे के लिए हुआ। आपसे हुआ था। तो डॉक्टर साहब, चूँकि आपने इतनी कोचिंग्स के नाम बताए, सर्स के नाम बताए, जो जिन-जिन लोगों से आपने एक डॉक्टरी फील्ड के लिए आपने तैयारी करी, कोचिंग का विशेष महत्व है। फ़ायदा मिला आपको? बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगा कि कोचिंग बहुत ज़रूरी होती है। जी। लेकिन ये है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, है ना? अगर आपका बेस उतना मजबूत नहीं लग रहा है तो स्टार्टिंग में कोचिंग कर लेना चाहिए ताकि बेस आपका मजबूत हो जाए। हम लोग ग्रामीण बैकग्राउंड से थे ना, जी, तो उतना अच्छा मुझे नहीं लगा कि जी, बेसिक है, तो उस वक़्त मैंने कोचिंग किया। हालाँकि मैंने कोचिंग सिर्फ़ 1 ही साल किया था। मतलब यहाँ मैंने देखा जनरली बच्चे जो है 2 साल, 3 साल, 4 साल कोचिंग करते रहते थे, सिर्फ़ वही नोट्स बार-बार नोट्स बनाते रहते हैं। जी। लेकिन मैंने सिर्फ़ 1 ही बार कोचिंग किया था कंप्लीट, और फिर 1-2 सब्जेक्ट के कर लिया था, इसके बाद मैंने नहीं किया। वो रोल है कोचिंग का, लेकिन जी, रोल। सिर्फ़ कोचिंग का रोल है, ये नहीं होता है। तो डॉक्टर साहब, अब मैं आपकी फील्ड में आता हूँ। रेडियोलॉजिस्ट का बड़ा महत्व है आज के दौर में। जी, भाई 30 साल, 40 साल पहले, चूँकि भाई इसके रोल के बारे में मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन अब रेडियोलॉजिस्ट का मानव जीवन में बहुत महत्व है। क्या कहते हैं इस पे? बिल्कुल। रेडियोलॉजिस्ट आप समझ लीजिए वो शैडो ऑफ डॉक्टर ऑफ शैडो होता है, डॉक्टर इमेज को देखता है वो। जी, जी, तो हर चीज़ आजकल बिना डायग्नोसिस के कोई काम नहीं हो रहा है। जी, जी, और आजकल मेडिकल कॉलेज जो पहले थे, नए-नए मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन जी, वहाँ पे टीचर्स नहीं हैं, है ना? अच्छी फैकल्टी नहीं है, वो शायद उस तरह के जिस तरह के डॉक्टर्स निकलने चाहिए, उस तरह के आने वाले फ्यूचर में नहीं निकलेंगे, जी, जी, है ना? और रेडियोलॉजिस्ट के लिए होता क्या है, डिपार्टमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर। तो रेडियोलॉजिस्ट की सीट नहीं बढ़ रही है जिस रेशियो में एमबीबीएस डॉक्टर बनाए जा रहे हैं। मतलब रेडियोलॉजिस्ट उस अनुपात में नहीं बढ़। उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं क्योंकि उसके लिए चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर। जी, इंफ्रास्ट्रक्चर कहने का मतलब सीटी लगाने के लिए, एमआरआई लगाने के लिए, अल्ट्रासाउंड मशीन लगाने के, एक्स-रे, एक सेटअप बनाने के लिए ये महँगा काफ़ी हाँ, इन्वेस्टमेंट होता है। तो उतना गवर्नमेंट भी शायद उतना नहीं कर पा रही है, क्योंकि चूँकि मशीनें महँगी हैं बहुत, और फैकल्टी का ये है कि अच्छी फैकल्टी भी नहीं मिल पा रही, क्योंकि प्राइवेट में स्कोप ज़्यादा है ज़्यादा है। रेडियोलॉजिस्ट का। जी, सारे डॉक्टरों का ही मुझे लगता है स्कोप है। प्राइवेट में स्कोप ज़्यादा है, तो प्राइवेट की तरफ लोग भाग भी रहे हैं। जी, जी, अच्छा, कारपोरेट हॉस्पिटल आजकल खुले ही हैं, खुले ही जा रहे हैं। जी, अच्छी सैलरी ऑफ़र कर रहे हैं, जी, है ना? तो लोग कारपोरेट की तरफ ज़्यादा भाग रहे ज़्यादा भाग रहे हैं। अच्छा, गवर्नमेंट का थोड़ा-सा मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी वो डॉक्टर बना रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटी दे रहे हैं, किस एनवायरनमेंट में काम करवा रहे हैं। हैं। जी, जी, जैसे आज आप चले जाइए कहीं, किसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पे या किसी पे, कैसी व्यवस्थाएँ हैं, तरह का है, किसी छुपा तो है नहीं। उस माहौल में बैठ के काम करना, जी, है ना? एक दिन में भई 150-150 पेशेंट, 200-200 पेशेंट देखना इतना ईज़ी नहीं होता है। फिर डॉक्टरों को मिल क्या रहा है? मतलब व्यवस्थाओं के नाम पे क्या मिल रहा है? जी, तो यही सब दिक्कतें हैं जिसकी वजह से रेडियोलॉजिस्ट जो है वो बाहर, निकल रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है। अच्छे रेडियोलॉजिस्ट जी, जो बड़े-बड़े रेडियोलॉजिस्ट हैं, लखनऊ में है, अच्छा नाम है उनका, है ना? वो मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं जॉइन करते? जब वो सुविधाएँ उनको नहीं मिल उनको हाँ, उनको ज़्यादा कारपोरेट वाले दे रहे हैं, प्लस उनको सुविधाएँ भी मिल रही, प्राइवेट में सुविधाएँ दे रहे हैं, एकोमोडेशन दे रहे हैं, रही। जी, 2 बीएचके फ्लैट रहने के लिए दे रहे हैं, जी, हर चीज़ें व्यवस्थाएँ दे रहे हैं। तो रेडियोलॉजिस्ट भी जो प्रोफ़ेसर होना चाहिए, है ना? जो जिस अनुपात में जी। टी टीचर और स्टूडेंट का एक रेशियो होना चाहिए, उस रेशियो में मेडिकल कॉलेज में ही नहीं है। रेडियोलॉजिस्ट की संख्या मैंने भी देखा काफ़ी कम है। हाँ, चाहे आप एसजीपीजीआई मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया या अन्य किसी भी हॉस्पिटल जाते हैं, और डायग्नोस्टिक सेंटर भी जैसे लखनऊ या बाराबंकी या कोई भी बड़ा शहर आप देखें, तो डायग्नोस्टिक सेंटर भी कम होते हैं। हुँ, ये तो है। अब नहीं, कहीं-कहीं जैसे बाराबंकी में है, अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर की हम बात करते हैं, जैसे अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर कितने खुले हैं?
तो मुझे लगता है अगर आप बाराबंकी में ही देखेंगे तो अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर के नाम गिनेंगे तो कितने हैं, गिने चुने आप पे उंगलियों पे होंगे। जी। बाकी जो जगह जगह पे खुली हैं वो किस मानक पे हैं, कैसे चल रही हैं, जी। है ना, तो वो सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन जो अच्छे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं वो उंगलियों पे ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। तो ये डायग्नोस्टिक सेंटर कम होने का कारण ये होता है कि रेडियोलॉजिस्ट कम है, इसलिए बिल्कुल, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, प्लस रेडियोलॉजिस्ट की भी कमी है, तो इसीलिए डायग्नोस्टिक सेंटर कम है। बाकी रेडियोलॉजिस्ट जो होते हैं वो ज़्यादातर बड़े सिटीज़ को प्रेफ़र करते हैं। बड़े सिटीज़ में। बड़े सिटीज़ को प्रेफ़र करते हैं वो, क्योंकि सारी सुविधाएँ कुछ मिल जाता है वहाँ पे और अच्छी सैलरी भी रहती है, तो बड़े सिटीज़ को डॉक्टर साहब, ये भी रेडियोलॉजिस्ट जल्दी रूरल एरिया में जाना नहीं चाहता है, बहुत कम जाना चाहते सुविधाएँ कम होती हैं हैं। वहाँ हाँ, पर, सुविधाएँ कम और ये रेडियोलॉजिस्ट सरकारी जॉब भी, गवर्नमेंट जॉब कम प्रेफ़र करते हैं, हाँ, कम प्रेफ़र करते हैं। अब जैसे मैंने ही है तो मैं एमबीबीएस करने के बाद गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म बस डाला था, इंटरव्यू का कॉल भी आया था, मैं नहीं गया था। तो फिर मैंने पीजी के लिए किया तो पी में हो गया। अब पीजी करने के बाद स्कोप बहुत बढ़ जाता है, तो फिर इसके बाद फिर गवर्नमेंट में कभी गए ही नहीं। तो डॉक्टर साहब, ये आप इसमें जो रेडियोलॉजिस्ट कहते हैं कि मतलब इसमें क्या-क्या प्रक्रिया होती है, कौन-कौन सी जाँचें आप लोग करते हैं? रेडियोलॉजी में बेसिकली जो हम लोगों का ब्रेड एंड बटर कहा जाता है वो है अल्ट्रासाउंड। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर मतलब इससे क्या तात्पर्य है? कहने का मतलब इसमें थोड़ा-सा कम लागत में, है ना, जी, और ईज़ी मोड में जी, पेशेंट आते हैं और भाई उसमें ज़्यादा इनकम हो जाती है ना, इन्वेस्टमेंट कम है, तो इसलिए ब्रेड एंड बटर कहा जाता है कि कम इन्वेस्टमेंट है जी। और अच्छी पेशेंटिंग होती है। वो आपकी बात सही है, लेकिन मैं मतलब ये पेशेंट में कौन-कौन सी चीज़ों की डायग्नोसिस करते हैं आप? सारी चीज़ें जो अब मतलब शरीर में हेड टू लेके टो तक कुछ भी सब चीज़ें। सीटी स्कैन है तो सीटी स्कैन, सीटी एमआरआई है वो हेड के लिए ना, सीटी हेड होता है, एमआरआई हेड होता है, आई बॉल के लिए होता है, जी, आई स्कैन होता है, तो एमआरआई का बढ़िया रोल होता है आई स्कैन में, और पूरा नर्वस सिस्टम के लिए एमआरआई का बहुत बढ़िया रोल है, एमआरआई का। पूरा नर्वस सिस्टम। हाँ, और सीटी होता है, सीटी बेसिकली स्टोन है, जैसे रीनल स्टोन है, रीनल स्टोन के लिए सीटी बहुत बढ़िया होता है, बोन की कोई एबनॉर्मलिटी देखने के लिए सीटी स्कैन बेटर होता है। तो बाकी अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन के लिए बहुत अच्छा होता है, जैसे कोलेलिथियासिस है जिसको गॉल ब्लैडर स्टोन आमतौर पे कहते हैं, बहुत आसानी से अगर कोई आदमी रेगुलर करा रहा है तो तुरंत पकड़ में आता है। अच्छा, हाँ, और बाकी एक्सरे होता है, एक्सरे में फ्रैक्चर देखने के लिए मैमोग्राफी होता है, जी। ये सब चीज़ें इसका पार्ट होती हैं रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का ये सारा पार्ट मतलब जी। हेड से लेके लेग तक। हाँ, कोई मतलब कोई भी डायग्नोसिस, जैसे कोई सुपरफिशियल एब्सेस है या और भी चीज़ें, ट्यूमर है, मास है, सिस्ट है ना? कोई भी चीज़ है तो वो पकड़ में आ जाएगी। ये क्या कहते हैं, रेडियोलॉजिस्ट उसको क्लियर किया हाँ, दिखा देगा। जैसे अर्थराइटिस, अर्थराइटिस के लिए नी जॉइंट का एक्स-रे होता है। इसका भी हाँ, नी जॉइंट का एक्स-रे होता है, नी जॉइंट में तुरंत उसमें पकड़ में आ जाएगा अगर ग्रेड 2 से ऊपर है, ग्रेड 2, 3, थोड़ा अर्ली वाला जो होता है ग्रेड 1 या ग्रेड 0 जो बोलते हैं, ग्रेड 0 और ग्रेड 1 थोड़ा पकड़ने में इतना ईज़ी नहीं होता, लेकिन ग्रेड 2 के बाद ईज़िली आप पकड़ सकते हो, कि इसमें ऑस्टियोफाइट्स आ जाते हैं बेसिकली, तो सब दिखने लगता है। किसी भी रेडियोलॉजिस्ट के लिए, जैसे मान ली उसने अपनी पढ़ाई पूरी करी, अलग से उसने प्राइवेट डायग्नोस्टिक सेंटर ओपन करता है, रन कराना मुश्किल है या बड़ा आसान है? नहीं, आप कोई भी देखिए, डायग्नोस्टिक सेंटर एक मतलब डॉक्टर से रिलेटेड है, लेकिन है तो एक बिज़नेस ही, जी, है ना? तो कोई भी बिज़नेस चलाना जी, ईज़ी तो नहीं कहेंगे, इसी से उसके लिए आपको एफर्ट करना पड़ता है। एफर्ट आप चाहे जिस फील्ड में हो, चाहे जो बिज़नेस कर रहे हो, आपको क्वालिटी देना पड़ेगा। अगर आप क्वालिटी नहीं देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऐड देके या कुछ भी करके आप कितने दिन अपने पास कस्टमर बुला लोगे? कस्टमर या हमारी फील्ड में फिर, कस्टमर या बिजनेस है ना? पेशेंट कैसे? तो आप कितने दिन बुला लोगे? उसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए आपको क्वालिटी चाहिए, चाहे कोई भी बिज़नेस हो। अगर आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है कि आप आज 30 अल्ट्रासाउंड कर रहे हो तो
नेक्स्ट ईयर आपको 30 से डाउन नहीं होना है, 30 के ऊपर जाना है, 40 करना है, 40 से ऊपर फिर आगे बढ़ना है ना? स्टेबल भी हो जाए लेकिन कभी डाउनग्रेड नहीं होना चाहिए। तो टफ तो होता ही है, टफ। लेकिन ये है कि अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं, चूंकि यहाँ पे क्वालिटी और तो वैसे क्वालिटी से क्या तात्पर्य है इसमें आपका? कहने का मतलब है, मरीज जिस बीमारी को लेके आपके पास आया, जिस विश्वास के साथ आपके पास आया ना, उसका वो चीज हल होनी चाहिए। कहने का मतलब अगर वो, जैसे मान लीजिए वो भाई स्टमक में उसमें एब्डोमेन पेन के साथ आया, अब राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन हो रहा है, तो अगर हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम क्या क्या देखेंगे, फोकस किस पे करेंगे। जी कहने का मतलब राइट साइड में क्या क्या होता है, गॉल ब्लैडर है अपना, जी है ना, फिर पैंक्रियाज है, और ये लीवर होता है, पोर्टल वेन है ना, आईवीसी होती है राइट साइड में। तो हमें हर चीज पे फोकस करना होता है कि हमें ये चीजें देखनी है, देखनी। क्योंकि पेशेंट ने हमें राइट साइड में पेन बताया है। जी तो बस यही होता है। रेडियोलॉजिस्ट, जो क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट जिसको बोलते हैं, जी कहने का मतलब है, अगर क्लिनिकल रेडियोलॉजिस्ट है वो आपने जो सिम्टम बताया उसके आधार पे वो ये समझ लेता है कि हमें क्या क्या चीजों पे फोकस करना है। फोकस करना है। जी जब हम ये जान गए कि पेशेंट हमारे पास इस पेन के साथ आया, हमें ये चीजें देखनी है, जी तो आपकी डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी बस यहीं से डिफरेंशिएशन क्वालिटी में हो जाता है। क्वालिटी। जो डॉक्टर्स, जैसे बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं जहाँ पे आजकल कैसे हो रहा है ये किसी से छुपा तो है नहीं, छुपा नहीं है ना। टेक्नीशियन कर रहे हैं, बीएमएस कर रहे हैं, डॉक्टर कर दे रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है, जब ये सब चीजें हो रही हैं, है ना, तो वहाँ पे क्लिनिकल नहीं पिक्चर आप बना ही नहीं पा रहे हो, तो आपसे गलतियां हो रही हैं, गलतियां होंगी, एक्यूरेसी नहीं आएगी। एक्यूरेसी नहीं आ पाती वो। जी तो कहने का मतलब अगर आप क्वालिटी दे रहे हैं, को किसी भी फील्ड में हो, मैं यही भाई सोचता हूँ कि अगर आप क्वालिटी दे रहे हो तो आपका चलना तय है। तय आज नहीं तो कल कल चलेगा। चलेगा। चलेगा क्योंकि अब जैसे चूंकि आपने इतना कुछ बताया, तो भाई लखनऊ हो चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, मतलब डॉक्टर और जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिंग होम तमाम चला रहे हैं, तो उनके और डॉक्टर के बीच में अच्छा एक साठगांठ हम्म है ना रखा। देखिए, ऐसा है कि ये ऐसा कोई भी बिजनेस जी नहीं है जी यहाँ पर साठगांठ जना आपके 60 गांठ ना चलो, ये सत्य है। मैं मतलब ये हर आदमी जानता है। जी जी लेकिन 60 गांठ किस कीमत पे होनी चाहिए, जी 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 उसकी कीमत क्या होनी कीमत क्या चुका रहा है कस्टमर, क्या पेशेंट 60 गांठ आप ऐसी 60 गांठ करोगे कि उसकी लाइफ के स्टोन नहीं है, आप स्टोन दिखा दोगे, इसके बाद उसको ऑपरेट करवा दोगे, ऑपरेट करवा है ना? दोगे। जी इस तरह की 60 गांठ नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए बिल्कुल। ये तो क्वालिटी कंप्रोमाइज आप कर रहे हो, प्लस जो है ये पेशेंट के साथ विश्वासघात कर रहे हैं, और ये एक तरह से अपराध है, जी बिल्कुल है ना। जी तो कहने का मतलब है, 60 गांठ भी किस क्वालिटी की। अगला आदमी आ रहा है आपसे कह रहा है हम 70% दे रहे हैं, हमारे पास दे दो। जी जी ये आप जो भी है, आप अपने, कहने का मतलब है, अपने नियम पे, अपने जमीर को ना बेच। अपने जमीर को ना बेचिए, नियम पे अपने करिए, जी जी है ना। अच्छा, ये जो 60 गांठ वाला है हिसाब किताब, ये इसलिए भी है क्योंकि जो डायग्नोस्टिक सेंटर है कुकुर मुत्ते की तरह खुलते जा रहे है ना। जी अब वहां पे डॉक्टर है नहीं है, लेकिन कुकुर मुत्ते की तरह खुलते जा रहे हैं। जी लिखे हैं फलाना डायग्नोस्टिक सेंटर। जी हाँ, तो अब जब कुकुरमुत्ते की तरह खुलेंगे तो वो क्या करेंगे, जी। उनके पास क्वालिटी तो है नहीं, क्वालिटी तो है नहीं, क्वालिटी है नहीं, ना रेडियोलॉजिस्ट है। ना रेडियोलॉजिस्ट है ना क्वालिटी है, तो वो 60 गांठ एक मजबूरी लिमिट से ज्यादा वाली करेंगे, जी है ना। ज्यादा अब लिमिट से ज्यादा वाली जब 60 गांठ करते हैं तो उसमें क्या होता है, उस एरिया का माहौल बिगड़ने लगता बिगड़ने लगता है बिल्कुल। है ना। तो वहां पे अननेसेसरी कंपटीशन पैदा होता है। जी जी अच्छा, इस अननेसेसरी कंपटीशन से क्या होता है, पेशेंट को नुकसान होगा भाई। अब पेशेंट को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ये इस डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाऊं कि इस डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाऊं कि इस डायग्नोस्टिक सेंटर पे जाऊं, सत्य कह रहे हैं, सही कह रहे है ना। हैं। जी 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 उसको क्या पता, उसको कुछ पता ही नहीं, उसको तो ये पता है ये डायग्नोस्टिक सेंटर खुला खुला है ना, यहाँ जांच गवर्नमेंट ने खोला है जी है ना, और भावोत्तेतन जी है ना, तो यहाँ पे डॉक्टर होंगे, जी जी वहां पे डॉक्टर हो और वो और वो जो जो कर रहा है अल्ट्रासाउंड, उसको ये पता ही नहीं है कि ये रेडियोलॉजिस्ट है अच्छा, या कौन। मैं देखता हूँ एक पेशेंट 4 रिपोर्ट लेके आ रहा है, जी
उसी बीमारी का, सेम बीमारी का 4-4 रिपोर्ट लेके आ रहा है। क्यों ले आ रहा है? अच्छा, एक फलाने डायग्नोस्टिक से करा लिया, एक वहां से करा लिया, एक वहां से करा लिया, जी उसको क्या पता वहां डॉक्टर है कि नहीं। जी अब वो कहीं नाम सुना, चलो भाई वर्धमान में करा लेते हैं। यहाँ आया, हमने देखा उसके पास 4-4 रिपोर्टें हैं। अच्छा, उस पेशेंट का सिर्फ एक रिपोर्ट से काम चल जाता। काम चल जाता है अगर वो मेरे पास करा लेता, अगर वो सही जगह पे आता किसी सही जगह पे करा लेते जी तो उसका एक ही रिपोर्ट से काम चल जाता और वो पेशेंट कभी भी कंफ्यूज नहीं होने होता कि भाई डॉक्टर साहब हैं, जी जी डॉक्टर साहब ने किया है। बिल्कुल अब यहाँ पे तमाम डायग्नोस्टिक सेंटर, मानक विहीन डायग्नोस्टिक सेंटर खुलने पे क्या है, पेशेंट को समझ ही नहीं आ रहा जी पेशेंट मिसगाइड है है, मिसगाइड है जी 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 है ना। तो इससे क्या होता है, पेशेंट का ओवरऑल पेशेंट का लॉस है। लॉस है और इसमें डॉक्टर से ज्यादा बिजनेस करने वाले घुसना चाहते हैं। उनका गुस्सा आता है, अल्ट्रासाउंड मशीन लगा लिए, जी बस पैसा छाप देंगे। पैसा छाप देंगे लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि आप खोल तो दोगे, जी क्वालिटी, आप कंसिस्टेंसी कब तक कहाँ से लाएंगे कहाँ से लाओगे। जी जी रेडियोलॉजिस्ट कहाँ से लाएंगे जब रेडियोलॉजिस्ट नहीं मिल रहे हैं, जी है ना, रेडियोलॉजिस्ट बड़े बड़े शहरों में नहीं है। नहीं अच्छे, बहुत कमी लखनऊ तो देखिए बहुत बड़ा शहर है, यहाँ हम- पे रेडियोलॉजिस्ट की कमी नहीं है। जी जी लेकिन आप अभी इससे छोटे शहरों में चले जाए तो वहाँ पे कमी है, बिल्कुल कम है टेक्नीशियन संचालित कर रहे हैं। बाराबंसी चले जाइए गोंडा बहराइच हाँ, अयोध्या गोंडा में है ही नहीं, गोंडा बहुत कम रेडियोलॉजिस्ट। बहुत कम अच्छा डॉक्टर साहब क्या एक रेडियोलॉजिस्ट कई सेंटर पे अपनी सेवाएं दे सकता है न, एक रेडियोलॉजिस्ट पहले दे सकता था, लेकिन अभी क्या है कि एक रेडियोलॉजिस्ट 2 शहरों में ही, मतलब सिंगल डिस्ट्रिक्ट में 2 जगह पे अपनी सेवाएं दे सकता एक ही शहर में दो है, एक ही डिस्ट्रिक्ट में। एक ही डिस्ट्रिक्ट में हाँ, हालांकि अभी जो है हाई कोर्ट में एक ऑर्डर आया था, हाई कोर्ट में किसी डॉक्टर साहब ने किया था, रेडियोलॉजिस्ट नहीं, तो उनका जैसे हमारा लखनऊ और बाराबंकी का बॉर्डर है ना, जी जी तो जैसे मैं लखनऊ में करता हूँ तो मैं बाराबंकी करता हूँ, तो लखनऊ में आ सकता हूँ, 1 घंटे लगेगा, 100 घंटे लगेगा, बस ज़्यादा नहीं लगेगा, तो मैं आके यहाँ पे कर सकता हूँ। तो इसके लिए एक हाई कोर्ट में ऑर्डर था, तो एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अशोक वर्मा, तो आर्यन डायग्नोस्टिक सेंटर बाराबंकी में, जी, उन्होंने अभी शायद अपना PI यहाँ पे करवाया है। PIL रिट दायर करी थी क्या नहीं, उन्होंने उस ऑर्डर का यूज किया था जो अदर स्टेट का किसी था, हाँ का ऑर्डर था, किसी रेडियोलिस्ट ने ही किया था, तो उसी ऑर्डर के बिहाफ पे उनका हो जाएगा और इसी PNDT में। हाँ, इसमें PCPNDT होता है, PC ULDT हाँ, प्री कंसेप्शन प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। तो 1994 में अधिनियम बना था, तो उसी के अंतर्गत हम लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाना होता है, तो इसके बाद हम अपना डायग्नोस्टिक सेंटर खोल सकते हैं। हाँ इस पर मैं भी आने वाला था कि सेक्स प्री डिटर्मिनेशन इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हाँ, है ना ये स्टेटमेंट मतलब हर डायग्नोस्टिक सेंटर के आगे मतलब ये लिखा रहता है हाँ, ये एक्चुअली वही भ्रूण लिंग निर्धारण के लिए होता है, जैसे लड़का लड़की बताना है ना, हालांकि अब बहुत कम हो गया है। जनरली कोई रेडियोलॉजिस्ट, मुझे तो नहीं लगता है कोई रेडियोलॉजिस्ट बताता होगा, का दुक्का तो हर फील्ड में ऐसे स्वाद तो हर जगह बात तो हर जगह है, लेकिन कोई अच्छा रेडियोलॉजिस्ट नहीं नहीं बनाएगा। इस पर क्या सरकार का कोई सख्त मतलब हाँ, सजा बहुत सख्त है। प्रावधान है हाँ, सरकार बहुत सख्त है, जी लेकिन ये है कि जब कोई कंप्लेन करेगा, आजकल पब्लिक भी तो खुद ही करवाना चाहती है। जी जी पब्लिक खुद ही कराने कितने लोग मुझे फोन करते हैं, लेकिन मैंने हमेशा डिनाई किया, भैया हम ना करते हैं ना कर पाते ही। जो प्रतिबंधित है वो प्रतिबंधित है गला भी है, किस हिसाब से गला भी है। मेरा एक मित्र यूएस में रहता है अमित प्रसाद नाम है मेरा रूम पार्टनर था बीटेक को मैकेनिकल से कर रहा था मैं IT से कर रहा था तो उसको यूएस में रहता है पेंसिल्वेनिया या पिट्सबर्ग में तो वो बता रहा था वहां पर मतलब जब बच्चा आता है पेट में तो 1 महीना मतलब 1 महीने का ही हुआ तुरंत वहां पर बता देते हैं कि भाई गर्भ में पल रहा आपका शिशु बच्चा लड़का है या लड़की नहीं, कुछ जगहों पे है, कुछ देशों में है कि आप SD करवा सकते हैं, लेकिन चूंकि सेक्स रेशियो होता है, मतलब 1000 मेल पे इतनी फीमेल अपनी कंट्री में है, तो अपने यहाँ शायद 900 923 वगैरह हो सकता हाँ, है 930 के आसपास या ऐसे ही है, तो रेशियो कम है ना, कम है तो इस रेशियो को गवर्नमेंट हमेशा रहता है कि इस रेशियो को इम्प्रूव किया जाए मतलब 1000 मेल है तो 1000 फीमेल तो होना चाहिए, तो इस रेशियो को इससे डाउन और ना जाए, डाउन है ना, इससे इम्प्रूवमेंट होता रहे, इसलिए ये उनके लिए रोको गया था। जी जी
तो आपने जो एक्ट बताया पीसीपीएनडीटी जी। 1994, तो आपको क्या लगता है इसका कितना इम्पैक्ट रहा होगा और क्यों ये यूज़ किया गया? नहीं, इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इस रहा है। एक्ट को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी? जब 1994 में एक्ट आया था तो मुझे लगता है कि 927 या 930 के आसपास जी। सेक्स रेशियो था। सेक्स रेशियो मीन्स पर 1000 फीमेल्स कितनी हैं। जी। तो इसको सेक्स रेशियो कहते हैं, तो उस वक़्त 927 या 930 के आसपास था। जी। इसके बाद जहाँ तक मुझे याद है 2011 में हुआ था, तो उसमें 945 के आसपास आया था। जी। और अभी के टाइम में 1000 के आसपास, मतलब डेटा नहीं आया है, लेकिन जी। एक एस्टिमेटेड है कि 1000 के आसपास है। है। तो इस एक्ट का मतलब काफ़ी काफ़ी इम्प्रूवमेंट, हाँ, इम्पैक्ट रहा है। इस एक्ट को लाने की क्या ज़रूरत पड़ी डॉक्टर साहब? भ्रूण हत्याएँ होती थी। भ्रूण हत्या कहने का मतलब है लड़का-लड़की पहले ही पता कर लेता था आदमी, है ना? और जी, जी। फिर लड़कियों को भ्रूण खत्म कर दिया जाता था। जी, जी। तो इसी को रोकने के लिए, अच्छा, उसकी वजह से सेक्स रेशियो डाउन होने लगा, तो गवर्नमेंट ने फिर ये नियम इस बनाया। एक्ट को लाने को पहले जब नियम आया तो उसको पीओ कहते थे, क्या कह रहा था? पीएनडीटी एक्ट, पीएनडीटी एक्ट। प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग। जी, जी। तो ये 1994 में आया था, फिर ये रिवाइज हुआ था, मुझे एग्जैक्ट ईयर नहीं याद है, लेकिन जी। रिवाइज हुआ तो उसको प्री कंसेप्शन प्रीनेटल डायग्नोस्टिक टेस्टिंग जी। नाम रखा गया। तब से वो कंटिन्यू वर्किंग है, और हम लोग जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं वो रजिस्टर्ड होना पड़ता है हम लोगों को इसमें। इसके आपकी बाद महत्वपूर्ण भूमिका रही। हाँ, इसमें तभी हम कर सकते हैं, लाइसेंस तभी मिलता है। और अब तो खैर सीटी, एक्स-रे, एमआरआई सब कुछ जो है पीएनडीटी में रजिस्टर्ड होना शुरू हो मतलब सबको इसमें इंक्लूड कर लिया। इंक्लूड कर लिए हैं। मतलब सारी चीज़ें रजिस्टर्ड होनी चाहिए, क्योंकि एमआरआई में भी पता तो लग ही सकता है, जी। और सीटी है, सीटी में भी पता लग सकता है। बस ये है कि अभी एक्स-रे में कुछ उतना नहीं है। जी। तो हालाँकि सारी मॉडलिटी ही पीएनडीटी में रजिस्टर्ड होती हैं। 1994, फिर उसके बाद 2004, फिर 2024 और 2025 चल रहा है। लगभग 21 वर्षों से ये एक्ट इंडिया में कार्यरत है, मतलब लागू है। कितना सुधार हुआ है लगभग इसमें, आपको लगता है? सेक्स रेशियो के मामले में तो बहुत सुधार। सुधार हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए, अगर ये नियम शायद नहीं आता तो सेक्स रेशियो जो 927 था वो और भी डाउन हो सकता। और भी डाउन हो सकता था, काफ़ी सुधार। हाँ, तो पहले तो ये स्टेबल हुआ, जी। है ना? फिर धीरे-धीरे इम्प्रूव हुआ। इम्प्रूवमेंट होने लगा। तो अभी रिसेंट डेटा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, लगभग 1000 के पास है। डॉक्टर साहब ये सवाल पता नहीं जो मैं पूछने जा रहा हूँ आपके से संबंधित है या नहीं, ये भ्रूण हत्या क्यों करवाते थे लोग? अब लड़कियों को भाई आदमी लड़का ज़्यादा प्रेफ़र करता है ना? तो आप भी लड़ हम भी लड़के, वो ठीक है, लेकिन आजकल लड़कियाँ किसी मामले में कम हम नहीं। आप आईएएस हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे टीचर हो, किस लाइन में नहीं हो। और पहले के आदमी की सोच अलग होती थी कि लड़का होगा तो हमारा वंश आगे चलाएगा, या जो है हमारी केयर ज़्यादा कर लेगा। तो मैं सीधे यही कहना चाहता हूँ कि लड़कियाँ किसी मामले में कम नहीं, और लड़कों से ज़्यादा केयर मुझे लगता है लड़कियाँ कर ले जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि लड़कियाँ किसी मामले में, और सही कारण हम बताएं। लोग पढ़ते थे तो हमारे बैच में भी लड़की पढ़ने में तेज़ थी। हर जगह लड़कियाँ कहाँ नहीं आगे हैं। जी, जी। तो हमें तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, है ना? तो अब समय काफ़ी बदल चुका है, अब जी। ऐसी सोच बहुत कम लोगों को होती है। हालाँकि जैसे मैं अल्ट्रासाउंड करता हूँ तो मुझे देखने को मिलता रहता है कि हाँ, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि आज की दुनिया में नहीं, हमें लड़का चाहिए। अच्छा डॉक्टर, ये उस लोगों को ये भी हो जाता है कि जैसे भाई उनके 3 लड़कियाँ कंटिन्यू हो गई, तो अब वो लड़का चाह रहे हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल ये है कि ये लोग जो भ्रूण हत्या करवाते थे, जो पहले से ही कि भ्रूण में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की, कौन लोग होते हैं ये लोग जो कराते हैं ये सब जाँचें? मतलब ये शिक्षित लोग में आएँगे या अशिक्षित लोग में या अनपढ़ लोगों में आएँगे या गरीब लोगों में आएँगे? ये किस श्रेणी में आप इनको रखेंगे? देखिए, ये जो एसडी है, ये कोई शिक्षित-अशिक्षित नहीं, हर आदमी
करवाने की कोशिश करता है अपनी नीड के हिसाब से, जी है ना? तो एक अनपढ़ आदमी भी करवाता है, जो एजुकेटेड नहीं है और पढ़ा लिखा भी फ़ोन करता है मेरे पास, पढ़ा लिखा भी फ़ोन करता है कि, तो हम उसको समझाते हैं कि यार ठीक है, मतलब 2 लड़कियाँ हैं तो क्या भाई लड़कियाँ भी वही करेंगी, जी 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 है ना? तो उसमें ऐसा नहीं है कि एजुकेटेड अनएजुकेटेड, इसमें कोई भी आदमी कर देता है फ़ोन कि हाँ, हमको करवाना है भाई, है ना? तो उसको बहुत समझाना पड़ता है। कई बार तो गुस्सा हो जाता है आदमी। अच्छा कई बार दोस्त, हाँ। मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा है ये कि एसडी कर दो, तो हमने कहा नहीं करेंगे, नाराज़ हो गए, गुस्सा हो गए। अच्छा तो मैंने कहा कि भैया, अब उन्होंने हमसे कहा कि आज के बाद अगर करोगे तुम, हाँ तो मैं तुम्हें थप्पड़ मारूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, जब कभी करते देख लेना तो आके मैं खुद कहूँगा लो भैया मार लो। अच्छा 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 तो और यहाँ से लखनऊ से 1-2 डॉक्टर जी एमएस आर्थो वहाँ पे एसडी करवाने के लिए जा रहे हैं, अच्छा है ना? तो बहुत सारे, कहिए कि मतलब वो डॉक्टर साहब मुस्लिम कंट्री से, सऊदी अरब से या कहीं से आए थे, है ना? तो वहाँ पे होता होगा, तो हमको समझा रहे थे, तो हमने कहा भाई हमारे देश में नहीं होता है, ये कानून के खिलाफ है, तो हम नहीं करते हैं बात खत्म। तो यही है सब। तो डॉक्टर साहब जैसे नहीं आप अगर इसको जैसे शिक्षा से रिलेटेड अगर देख रिलेट करें हम लोग तो जैसे मैंने देखा है कि केरल है हुँ, केरल देश का सबसे शिक्षित राज्य है सबसे शिक्षित और वहां पर सेक्स रेशियो भी जो नेशनल सेक्स रेशियो उससे ज्यादा ज़्यादा है। ज्यादा है एजुकेशन रेट भी वहाँ ज़्यादा है। एजुकेशन लिटरेसी रेट भी ज्यादा है जहाँ पे एजुकेशन रेट ज़्यादा होगा, वहाँ पे सेक्स रेशियो अच्छा रेशियो पाया जाता है अच्छा पाया जाएगा। मैंने देखा है अच्छा दूसरी बात इन मैं थोड़ा राज्यों के कंपैरिजन करता हूँ जैसे आपका मैंने बिहार देखा लिटरेसी रेट सबसे कम है हाँ। लिटरेसी रेट सबसे कम है लेकिन सेक्स रेशियो ठीक ठाक है मतलब 800 के ऊपर है लगभग नियर अबाउट 900 के अबाउट है वहीं अब मैं जब जाता हूँ पंजाब और हरियाणा की तरफ देखिए कितना अच्छा लिटरेसी रेट है वहाँ लिटरेसी रेट अच्छा 900 के नीचे जो एसडी होता है, मतलब रेशियो होता है, सेक्स रेशियो बुरा माना जाता बुरा माना जाता है है। 900 के नीचे तो बहुत खराब माना जाता खराब माना जाता है ठीक है डॉक्टर साहब लेकिन अब चूंकि जैसे मैं बिहार में चूंकि वहाँ लिटरेसी रेट ही डाउन है वहाँ पर सेक्स रेशियो डाउन होना तो लाजमी है है। बिल्कुल। लेकिन केरल का मैंने देखा कि सेक्स रेशियो लिटरेसी रेट जो है वो दोनों नेशनल लेवल से ऊपर हैं वही जब मैं पंजाब हरियाणा की तरफ नजर डालता हूँ तो वहाँ पर लिटरेसी रेट डॉक्टर साहब तो अच्छा है अच्छा, हाँ, हाँ। लेकिन सेक्स रेशियो डाउन हरियाणा में होता है और ये सब, मतलब एसडी होता है वहाँ पे। एसडी होता है तो डॉक्टर साहब इसका मतलब मैं कभी खैर गया तो नहीं हूँ, लखीमपुर साइड में मैंने सुना है ना कि वहाँ पे एसडी काफी धनाढ़ लोग हैं काफी पढ़े होता है, गोंडा में भी होता है, अपने बगल में बाराबंकी में कह लीजिए, का लोग हैं जो करते हैं, तो लेकिन ये गलत चीज़ है। गलत चीज है और ये वही लोग कर रहे हैं जो रेडियोलॉजिस्ट नहीं है। वो बिजनेस कर रहे हैं हाँ, वो बिज़नेस कर रहे हैं, बिजनेस प्योर बिज़नेस कर रहे हैं, जी है ना? क्योंकि एक एसडी करने का 8,000 10,000 रुपए मिल जाता है उनको। उनको एक प्रकार से मानव व्यापार का दर्जा दे वो व्यापार के लिए ही आए हैं। आए हैं वो बहुत लोग ऐसे हैं जो डायग्नोस्टिक के बिज़नेस में हैं, वो ना तो वो डॉक्टर बैकग्राउंड से हैं, ना तो वो मतलब किसी, कहने का मतलब हेल्थ सेक्टर से हैं, जी। लेकिन फिर भी वो डायग्नोस्टिक सेंटर ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेट और अब वो जब एक बिज़नेस करने वाला आदमी जी ऑपरेट करेगा तो क्या करेगा? उसको बिज़नेस की तरह ही तो करेगा। बिजनेस की तरह करना उसके लिए आपका हेल्थ कोई मैटर नहीं रखता जी है ना? तो चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र आप ले लीजिए, एक टीचर का जो भाई स्कूप होगा, है ना? वो अलग होगा, जी है ना? तो यही है कि अगर मैं इसको शिक्षा से रिलेट करके देखूं तो शिक्षा का स्तर जैसे जैसे इम्प्रूव होगा लिटरेसी रेट शिक्षित लोग होते जाएंगे इम्प्रूवमेंट। तो वहां पर सेक्स रेशियो बढ़ता जाएगा जी। और जो हमारे देश के लिए और सबके लिए फायदेमंद होगा तो डॉक्टर साहब मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे हम इस फील्ड में आप हैं तो इसमें जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं भाई जैसे सरकार ने कोई रेगुलेटरी अथॉरिटीज रखी होंगी कि इन चीजों पे आपको नजर रखना है ताकि सेक्स रेशियो का इम्प्रूवमेंट हो सके जी। ये कौन कौन सी अथॉरिटीज हैं अपना डिस्ट्रिक्ट के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं, वो जो समुचित प्राधिकारी होता है, जी वो होते हैं। फिर उनके अंडर में एसडीएम होते हैं, सीएमओ ऑफिस की तरफ से
नोडल अफसर बनाए जाते हैं, जो इसके इंचार्ज रहते हैं, नोडल बोलते हैं, एडिशनल सीएमओ होते हैं। तो मतलब दोनों का रोल होता है जी। बट लेकिन मेन है कि समुचित प्राधिकारी जो होता है इसका, वो जिलाधिकारी होता है। जिला तो हमें कोई भी फाइल जो अप्लाई करते हैं हम, वो अप्लाई होती है हेल्थ विभाग में, फिर वो जाती है डीएम के पास। डीएम तो फाइनल अथॉरिटी डीएम ही है। जी। तो और स्टेट पीसीपीएनडीटी भी होता है। स्टेट भी अलग होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का अलग है। स्टेट रेगुलेटरी बॉडी होती है जी। है ना। स्टेट की रेगुलेटरी बॉडी जो होती है उसी ने डीएम को पावर दे रखा है हाँ, कि आप सुपरविजन करें हाँ। और कंट्रोल करें। तो डॉक्टर साहब, इस फील्ड में जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए क्या फ्यूचर है, क्या मतलब उस पर कुछ बताना चाहेंगे मेरे दर्शकों को, कि जो बच्चे अपना करियर रेडियोलॉजिस्ट इस फील्ड में बनाना चाहते हैं उनके लिए कोई संदेश आप देना चाहें? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए मेडिकल फील्ड में कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जो बुरी हो। हाँ, जो बुरी हो। बस अपना-अपना इंटरेस्ट होता है हमें किस ब्रांच में जाना है। किस ब्रांच में जाना? जैसे बहुत लोगों का सर्जन बनने का सपना होता है, तो अब मुझे भी चांस मिला लेकिन मैंने नहीं सर्जरी नहीं उठाई। तो अलग-अलग होता है ना? कोई भी ब्रांच ऐसी नहीं है जो खराब है। सभी में बढ़िया स्कोप है। तो बस ये है इंटरेस्ट आपका किस तरफ है, आप उसी में जाइए, उसी में। जैसे मैं शायद ऑर्थोपेडिक सर्जन बना होता तो उतना अच्छा नहीं बनता, उतना अच्छा नहीं कर पाता। लेकिन ब्रांच में आया, रेडियोलॉजी में आया तो मेरा अपना इंटरेस्ट था, जी। एन्जॉय से काम करता हूँ तो बढ़िया हो चल मतलब मेडिकल फील्ड अच्छी है, बस मुन्ना भाई वाले एमबीबीएस ना बने। ना। है भाई, है ना? मुन्ना भाई वाले एमबीबीएस देखिए ऐसा डॉक्टर सक्सेसफुल हो ही नहीं सकता, हो भी नहीं सकता। फिर तो वो देखिए वो डॉक्टर नहीं कहा जाएगा। ऐसे लोगों से सतर्क रहने की भी जरूरत है। बिल्कुल। मैं सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, जी। एक सेंटेंस हम लोगों में बोला जाता है कि अपने डॉक्टर को जाने, अपने डॉक्टर को जानिए। है ना। जी। पहले चलता था फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर। जी। उसके बारे में सब कुछ पता होता था, हमारा फैमिली डॉक्टर। जी। तो डॉक्टर को जानना बहुत जरूरी होता है। हाँ, ये डॉक्टर साहब हैं, यहाँ रहते हैं, है ना, इन्होंने ये किया है, यहाँ से किया है, इनकी डिग्रियां भी देख लें। हाँ, मतलब अपने डॉक्टर को जानना चाहिए। हम यहाँ जा रहे हैं, जी। है ना, तो यहाँ डॉक्टर कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई और ही बैठा है एप्रन लगाए, नेम प्लेट लगाए, है ना। तो ये सब चीजें मरीजों को खुद भी ध्यान रखना। देखिए जो चल रहा है वो सब राजकाज है, ऐसे ही चलता रहेगा, कोई कुछ रोक नहीं पाएगा। लेकिन अवेयरनेस, अवेयरनेस। आज हम ऐसे एरा में है जहाँ पे मल्टी मीडिया है ना, जी। फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, हर चीज है। तो उसके माध्यम से हमें जागरूक होने की जरूरत है। और ऐसे लोगों से हमेशा बच के रहें, बच के रहें, क्योंकि सावधान। ये आपके साथ कब खिलवाड़ कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, जी। है ना। डॉक्टर साहब, एक चीज मैं कहूँ, जैसे मैंने देखा है सीए भी अपना प्रचार वगैरह नहीं कर सकते, क्या रेडियोलॉजिस्ट तो अपना प्रचार कर सकते हैं? देखिए प्रचार तो थोड़ा बहुत करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैंने जब खोला था तो मुझे प्रचार करने की बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने जब खोला था तो 5-6 महीने बाद कोरोना आ गया। जी। अब कोरोना में मैंने सेंटर कभी बंद नहीं किया, तो पब्लिक बड़ी दूर-दूर से आई ना, सीतापुर डिस्ट्रिक्ट से, है ना, बहुत दूर-दूर से पेशेंट मेरे पास आए, तो एक फील्ड मेरी बन गई, है ना, बड़ी फील्ड बन गई। तो अब उसी पे चल रहा है कि हाँ, पेशेंट दूर-दूर से अभी भी आते हैं। क्योंकि डॉक्टर साहब, जैसे मान लिया आपका आप डायग्नोस्टिक सेंटर है, किस नाम से फतेहपुर में? वर्धमान वर्धमान डायग्नोस्टिक सेंटर। उसके बाहर आपने अपनी बड़ी सी फोटो लगा रखी, उसमें नीचे डिग्रीज लिख रखी है ना। मैं अपने सेंटर के लिए अपने चेहरे का जी। यूज करता हूँ। बिल्कुल यूज करना चाहिए। मैं बैठता हूँ तो भाई मैं अपने चेहरे का यूज करता हूँ, तो मरीजों से भी कहता हूँ कि आप बिना चेहरा देखे मत आए। मत आइए भाई, आप पेशेंट आया, अरे ये तो डॉक्टर साहब है ही नहीं। एटलीस्ट डॉक्टर का जी होना वहाँ जरूरी जरूरी है ना। कम से कम पेशेंट पहचाने तो यार, हाँ ये अच्छा बाहर जो लगा था ये वही डॉक्टर साहब। उनके नीचे डिग्री लिखी है, ब्रैकेट में लिखा है रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर विक्रांत वर्मा, है ना। तो ये पेशेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। बहुत सारी जगहों पे है, मतलब रिपोर्ट पे नाम लिखा रहता है, वहाँ पे नहीं करते हैं, टाइमिंग कुछ और है, कुछ है। ये सब रात का अजय चलता रहेगा, लेकिन अवेयर होना आपको, अवेयर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप अपने सेवी के लिए जा रहे हैं ना, जी। कहीं
100 रुपया महंगा होता है, कहीं सस्ता होता है, लेकिन कम से कम अवेयर होके जाइए। हाँ, जहाँ जा रहे हैं अच्छी जगह जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं, अपने बाराबंकी में बहुत सारे डायग्नोस्टिक सेंटर हैं, जी है ना, जो रेडियोलॉजिस्ट वहाँ पे करते हैं, तो उनको पहचाने और वहीं पे जाएं। वहीं पे जाएंगे। पहले डॉक्टर साहब ऐसा होता था कि डॉक्टर्स लोग हॉस्पिटल खोलते थे और कंपाउंडर्स वगैरह पूरा स्टाफ रखते थे। अब ऐसा जमाना जैसे लग रहा आ गया कि कंपाउंडर हॉस्पिटल खोलते हैं, वो डॉक्टर से सिलेक्ट करते हैं, डॉक्टर्स रखते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे हैं ऐसे लोग जानने वाले। है डॉक्टर साहब? हाँ। उनके पास न कोई डिग्री है, न कोई डिप्लोमा है। अनकॉल डॉक्टर को बुलाते हैं, है ना, और जो भी करवाना है, सर्जरी करवाना है, सर्जरी करवा और उनसे गलत काम भी करवाते हैं। बिल्कुल। अब वो जैसे मान लीजिए उसमें होता क्या है, डॉक्टर ऑन-कॉल है, डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर की जगह खुद कर दी। ओटी टेक्नीशियन चले आ रहे हैं, ओटी टेक्नीशियन चले, है ना? ओटी टेक्नीशियन ने जी ऑपरेट कर दिया। ऑपरेट कर दिया। अच्छा, ओटी टेक्नीशियन ऑपरेट तो कर देगा, भाई बच्चा है अंदर, डिलीवरी हुई, निकाल लिया बाहर, लेकिन बाय चांस आप बगल में यूट्राइन आर्टरी है, यूट्राइन आर्टरी पे आपकी सीजर लग गई, जी ब्लीडिंग होगी, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगी, जी वहां पे रोल होता है अच्छे सर्जन का, अच्छे सर। अच्छी गायनिकोलॉजिस्ट का, जी कि वो उस आर्टरी को आइडेंटिफाई कर लेंगे, लाइगेट कहाँ से करना है। जी जी अगर मान लीजिए किसी खून की नली से खून बह रहा है, तो हमें लाइगेट किस जगह पे कर देना है जी कि खून रुक जाए, रुक जाए, है ना? अच्छा, अब ओटी टेक्नीशियन, उसको तो खाली डिलीवरी करवाना आता है, बच्चा निकालना आता है, फिर चला गया। लेकिन अगर यूट्राइन आर्टरी कट गई, तो उसको लाइगेट कहाँ से करना है, किस जगह पे वो लोकेटेड होती है। जी तो यही रोल होता है कि अच्छा डॉक्टर जो होता है वो तुरंत आइडेंटिफाई करता है कि हाँ, यूट्राइन आर्टरी से ब्लीडिंग हो रही है, तो जी हम पूरी यूट्राइन आर्टरी को एक्सप्लोर करें और किस जगह पे हमें लाइगेट करना है उसको लाइगेट कर दें। जी जी बस यही है, और बाकी जो है हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटल भी उसी तरह खुलते जा की तरह खुले हैं, जी 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 है ना? आपके पास 8-10 लाख रुपया हो, आप बेड डलवाओ, शुरू करिए। क्योंकि हॉस्पिटल्स मुझे तो लग रहा है, जैसे आप बता रहे कुकुर मुत्ते की तरह खुलते जा रहे हैं। हाँ, ऐसे आप डायग्नोस्टिक सेंटर बता रहे हैं, हॉस्पिटल्स मतलब 3 सेट बड़ा है, 2 ठो बेड पड़े। अब वो डॉक्टर हैं कि नहीं है, मतलब चूंकि भाई उन्होंने ना बाहर फोटो लगाया है, नीचे लिखे डायरेक्टर, नीचे लिखा है डायरेक्टर, ना उनकी डिग्री का पता। आप सुनिए तो, हाँ एमडी, एमडी डॉक्टर फला, एमडी, एमडी है ना? एमडी बोले तुम, अब मैनेजिंग डायरेक्टर कैसा है? मैनेजिंग डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर अब पेशेंट देखता है, अरे डॉक्टर तो एमडी, एमडी है। हाँ एमडी, तो ये सब है। ये सब है। पेशेंट को समझने की जरूरत है। अगर आप सिंपल सी बात समझ लीजिए, एमडी के आगे एमबीबीएस, मैं तो कहता हूँ अगर आपने एमबीबीएस किया है तो आप एमबीबीएस के आगे, अच्छा कुछ डॉक्टर वास्तव में जो एमडी हैं वो एमडी लिखे रहते लिखे रहते हैं खाली, है ना? तो अब उसी ट्रेंड को इन लोगों ने भी पकड़ लिया है। पकड़ लिया पकड़ लिया पकड़ लिया। अच्छा, मुझे लगता है कि हर डॉक्टर को अपनी पूरी डिग्री, लिखनी चाहिए। एमबीबीएस जी आपने यहाँ से किया, एमडी आपने यहाँ से किया, इस ब्रांच में किया, वो पूरा मेंशन करना चाहिए, इवन विद रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर। चलिए डॉक्टर साहब, बहुत आपके साथ काफी बातें डिस्कस हुई। इस फील्ड में जो लोग करियर बनाना चाहते हैं उनके नाम कोई संदेश देना चाहेंगे मेरे दर्शकों को? ब्रांच बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, बाकी अपना अपना इंटरेस्ट है, किस ब्रांच में आपको जाना है ये आपको डिसाइड करना होता है, और उसी के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करिए और मेहनत करिए। मेहनत। और अगर कोई भी राय, कोई भी मशवरा हमारे डॉक्टर साहब से लेना है, फतेहपुर में इनका सेंटर चलता है, वर्धमान डायग्नोस्टिक सेंटर। क्या डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब का फोटो पहचान लीजिए, बिल्कुल यही मिलेंगे, डिट्टो फोटो कॉपी मैं ही मिलूंगा। में ही मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ ये शो समाप्त करते हैं, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।